Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is S block element. Okay, so हमें यहाँ पे आज स्टार्ट करना है क्या, सर्टेन कंपाउंड ऑफ द अल्काइली मेटल. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट इज NaCl. सो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे क्या NaCl को किस तरह से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑब्वियसली NaCl के क्या क्या यूज होते हैं, टेबल सॉल्ट है, घर पे अपन यूज करते हैं. ठीक है, तो आप याद भी रखेंगे बच्चा कि कभी भी इस तरह का टॉपिक आ रहा है, ठीक है, जो आप उससे फ्रीक्वेंटली फेमिलियर हैं, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं. जैसे NaCl के क्या क्या यूज होते हैं आप सभी को पता है, सो यू कैन स्किप दोज यूजेस. बट फिलहाल स्टार्ट करते क्या इसकी प्रिपरेशन मेथड. तो जो भी हम सी से जो वाटर निकाल रहे हैं, है ना, सी वाटर, उसमें काफ़ी अच्छा परसेंटेज होता है किसका, NaCl का. बट साथ ही साथ यहाँ पे जो वाटर आप निकाल रहे हो उसमें NaCl के अलावा अदर सॉल्ट भी क्या होते हैं बच्चा, सॉल्युबल होते हैं, जो कि हमारे पास साथ में आ जाएंगे. तो आप कभी अगर गुजरात साइड पे विजिट किए हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, समुद्र से अपन ने पानी निकाला, उसको एक प्लॉट में रखा और कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है. तो वहाँ पे एवोपरेशन से सारा का जो सारा पानी है वो तो बाहर निकल जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे प्योर सॉल्ट मिलेगा. बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि उस सॉल्ट में NaCl के अलावा कई सारी इंप्योरिटीज होती है, जैसे कि CaCl2 और MgCl2, है ना. वो क्या होती है बच्चा, वहां पे इंप्योरिटी से अपने को मिलेगी. और यहाँ पे एक पॉइंट अपने को याद भी रखना है क्या, कि जो CaCl2 है वो अपनी हाइड्रेट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता. तो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में कौन चले जाएंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड. ठीक है, सो यही रीजन है क्या कि जो हमारा सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CaCl2 एंड MgCl2. ओके, तो इसको सेपरेट कैसे करें, हम इंप्योरिटीज को सेपरेट कैसे करें, हमें तो सिर्फ प्योर NaCl चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जो भी आपने वहां से जो सॉल्ट बनाया है ना, इवोपरेशन के बाद, तो उस सॉल्ट को एक बहुत कम अमाउंट में अपन क्या करेंगे बच्चा, उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है, उसका क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और उस सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, HCl गैस को पास करोगे. HCl गैस को क्या करोगे, पास करोगे. अब जैसे HCl गैस को पास करेंगे बच्चा, तो देखो दोबारा बोल रहा हूं, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, NaCl है, साथ ही साथ CaCl2 है, साथ ही साथ MgCl2 है, जो सॉल्ट आपने बनाया था. ठीक है, तो इसका बहुत एक कम अमाउंट में एक सॉल्यूशन बनाया. अब जिसे इसमें HCl गैस पास कर रहे हो तो NaCl के तो बन जाएंगे क्रिस्टल, तो वो तो हो गया सेपरेट आउट. और जो CaCl2 है और MgCl2 अभी भी उसी सॉल्यूशन में रहेंगे बच्चा, क्योंकि इनकी हम बोल सकते हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या रहेगी, ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl. तो NaCl का तो बन गया PPT, वो तो सेपरेट हो गया और ये सॉल्यूशन में रह गए. तो इजीली हमने इसको सेपरेट कर लिया. बोलो यस और नो. नेक्स्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट आप याद रख सकते हैं. ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, 36 ग्राम होती है ना 100 ग्राम ऑफ वाटर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी जनरली अपन क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर. अच्छा, हमने जो सॉल्यूशन चैप्टर था वहां पे कभी स्टडी भी किया होगा इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट को, कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं वहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट तरह से वेरी करता है. जनरली टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि बहुत ना के बराबर यहाँ पे चेंज होता है उसकी सॉल्युबिलिटी में. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH. ठीक है, सो अगेन इसको जो बनाने इसका, अच्छा कई बार एग्जाम में जैसे प्रीवियस अगर ट्रेंड देखे अपन नीट वगैरह का, तो कॉमन नेम भी बच्चा पूछ लिया जाता है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, या वॉशिंग सोडा क्या होता है, या कास्टिक सोडा क्या होता है. तो ये कॉमन नेम भी अपन याद कर सकते हैं. ठीक है, और धीरे धीरे आपको देखो ना, अभी काफी आपके पास टाइम है, तो इनको अगर एक शीट में अपन ने लिख लिया है कॉमन नेम को ना, मोर सोल्ट क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो कुछ इनऑर्गेनिक हमारे पास जो सब्सटेंस है बच्चा, इनके कॉमन नेम अपने को याद रखने. मोर सोल्ट क्या होता है, फिटकरी, है ना, का क्या फॉर्मूला होगा, इस तरह से. तो कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH. इसको अपन कैसे बना लेते बच्चा, केस्टनर केलर सेल्स के थ्रू इसको अपन बना सकते हैं. रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या होता है, NaCl मरकरी का कैथोड और कार्बन का क्या होता है, इसमें एनोड होता है. ये अपने को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो सेल्स है उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक तो कैथोड होगा और क्या होगा बच्चा, एक एनोड होगा. तो कैथोड तो किसका बनाते हो आप, मरकरी का, Hg का, और एनोड किसका बनाते हो, कार्बन का. तो यहाँ पे देखो दो रिएक्शन होगी. कैसे, तो आपने क्या किया, कंटेनर लिया, कंटेनर में NaCl को डिजोल्व कर दिया. अच्छा, NaCl को जैसे डिजोल्व किया, अब आपको पता है NaCl अपनी सॉल्यूशन में जैसे जाएगा तो अपनी कौन सी फॉर्म में रहेगा, बोलो Na+ और Cl- फॉर्म में. यस और नो, कौन सी फॉर्म में रहेगा अपनी, Na+ और Cl- फॉर्म में.
तो सबसे पहले तो वो आयनाइज। तो जो हमारे पास Cl माइनस है, Cl माइनस तो जाएगा बच्चा एनोड पे, और वहां पे क्या हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। एनोड पे तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कि Cl माइनस इलेक्ट्रॉन फ्री करके Cl2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो आपसे इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो आप NaOH का जब फॉर्मेशन कर रहे हो तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हम आंसर करेंगे बच्चा Cl2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। और वहां पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा बच्चा रिडक्शन होगा। रिडक्शन का क्या, सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि सोडियम का खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन, किसमें कन्वर्ट हो गया हो, यहाँ पे अमलगम बन गया, मरकरी का क्या बन गया बच्चा। कैथोड आपने मरकरी का लिया है ना, मरकरी सोडियम से रिएक्ट करके क्या बना देगी, मरकरी का अमलगम, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस अमलगम को सेपरेट कर लिया और जैसे इसकी रिएक्शन करा रहे अपन वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या बन जाता है NaOH, ठीक है। सो इन दिस कंपार्टमेंट सोडियम अमलगम एक्ट एज एनोड बाय द इंडक्शन, द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो भी हमारे पास अमलगम बन रहा है उसका क्या कर रहे हैं अपन, अब वापस से सेल में अपन क्या देखे रिएक्शन होगा और फाइनली क्या बन जाता है मेरे पास NaOH, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चा, अच्छा इसका कॉमन नेम अपने को याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा। शायद मैं पहले भी बोला भी था, कास्टिक सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ओके। सो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो आपने लिया Na2CO3 H2 और CO2, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है। कैसे इसका प्रिपरेशन करते समझते इसको। अच्छा, प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे इसका गिवन हमारे पास है। देखो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे अपन कि Na2CO3 की रिएक्शन करा रहे किससे बच्चा, H2 और CO2 से। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो H2 और CO2 है ना, H2 और जो CO2 है क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोनिक एसिड। अच्छा यहाँ पे देखो इसमें दो पार्ट है मेरे पास, इस तरह से ये हो गया H2CO3 का स्ट्रक्चर। तो ये अगर H+ अपन ने हटा दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये H+ हटा दिया, किससे हटा दिया, Na2CO3 ने जो Na+ दिया, तो ये Na+ इस H+ को क्या कर दिया यहाँ पे रिप्लेस कर दे, तो क्या बनेगा NaHCO3, और वही अपने को बनाना था। तो आप क्या करो, Na2CO3 की रिएक्शन करा दो H2 और CO2 से, क्या बन जाएगा बच्चा, NaHCO3, ओके। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद अ कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट का सैचुरेशन कर दिया हमने किसके साथ, CO2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अपने आप में कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप स्किप कर सकते हो, सभी को पता है, घर में अपन यूज भी करते हैं बेकिंग सोडा। तो ये अपने आप में क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, बीइंग लेस सॉल्युबल गेट सेपरेट आउट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास ये भी है और ये भी है, ये लेस सॉल्युबल है तो इसका क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ PPT की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, और ये अभी भी सॉल्यूशन में ही रहेगा, ओके। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी अपने को याद होगी आपको, क्या कि बच्चा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर आपने हीट किया तो यहाँ पे क्या होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। जैसे NaCO3 को आपने हीट किया तो CO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। और बेकिंग सोडा को अपन कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाने में, ठीक है, या केक आप बना रहे हो तो केक में पफीनेस होता है एक, है ना, फूला फूला स्पंज टाइप से, ठीक है। तो जब आपने ओवन में इसको पुट किया तो पहले तो नहीं था, बाद में हो गया, तो वहां पे जैसे आपने उस बेकिंग सोडा को हीट किया तो CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो जो भी आपका ब्रेड का जो मटेरियल था उसमें से CO2 गैस के रिलीज होने से उसमें क्या आ जाता है, पफीनेस आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका यूज भी आप याद रख सकते हो, ओके। ये आप घर पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों वो पफीनेस आता है, ठीक है, घर में केक वगैरह कभी किसी ने बनाया हो तो। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर द स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। एंटीसेप्टिक इसको यूज कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम पंप की अपन बात करते हैं बायोलॉजी में एक कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे केमिस्ट्री में सिर्फ इतना से याद रखना है क्या कि हमारे बॉडी में सर्टेन इनका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए बच्चा, किसका, सोडियम का एज वेल एज पोटेशियम आयन की। अच्छा बॉडी में आपको ये भी पता होगा जैसे आयरन का भी रिक्वायरमेंट होता है और कैल्शियम का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है।
तो कई सारे हमारे पास आयंस का क्या होता है बच्चा, रिक्वायरमेंट होता है, और इन सभी डिफरेंट तरह के आयंस का अलग अलग यूज होता है। जैसे कि कैल्शियम वगैरह से क्या बन रही है, बोन्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जो टीथ और जो बोन्स है वो मोस्टली किसकी बनी होती है, कैल्शियम की। तो कैल्शियम के तो यूज अपन पढ़ेंगे अल्काइली अर्थ मेटल में, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग आयन के अलग अलग यूज होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, आयरन कहाँ पे होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, तो उसका वो रिक्वायरमेंट हो गया। जो सोडियम पोटेशियम है, तो कई सारे रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि एक तो बताते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा ये न्यूरॉन में जो ट्रांसफर होता है सिग्नल्स उनमें हेल्प करता है, दूसरा ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या है, कोई भी हमारे पास जो सेल है तो वहाँ पे सब्सटेंस के ट्रांसफर, मतलब वो सब्सटेंस अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और यही एक रीजन है कि सोडियम और पोटेशियम की एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन हम देखने को मिलती है। सो सोडियम आयन आर यूजफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। यही मैं बोल रहा था कि सेल में सर्टेन सब्सटेंस को अंदर भी भेजेगा, सब्सटेंस को कुछ को बाहर भी निकालता है। के प्लस आर एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। नेक्स्ट, K plus ion are also useful in the synthesis of protein and activation of certain enzyme. Okay, स्पेसिफिकली याद भी रख सकते हैं आप। अलाउ नर्व फाइबर टू कंडक्ट इम्पल्स, जो न्यूरॉन का है ट्रांसफर, उसमें हेल्प करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड, हेल्प्स इन अ मेंटेन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर इन अ सेल। ऑस्मेटिक प्रेशर बच्चा कैसे मेंटेन रखते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो सेल है उसके बाहर अलग होगी और सेल के अंदर अलग होगी। तो हम एक चैप्टर है सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, वहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो सोल्यूट है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो उसके ऑस्मेटिक प्रेशर में भी क्या आ जाएगा बच्चा, चेंज आ जाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है इस तरह से, पाई इक्वल्स टू CRT। तो C रिप्रेजेंट करता है बच्चा सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को, तो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो ऑस्मेटिक प्रेशर चेंज। तो ये क्या है, तो ये जो सोडियम पोटेशियम है ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या होती रहती, चेंज, अंदर ज़्यादा कभी बाहर ज़्यादा, ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट फाइनली अपन बात करते हैं दैट इज अल्कलाई अर्थ मेटल। अल्कलाई अर्थ मेटल कौन से ग्रुप में आती है बच्चा, तो यहाँ पे भी देखो, जो थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं 2-3 मिनट्स जनरलाइज फॉर्म में, कि हमने अल्काइली जो मेटल है वहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा, पहले इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टी में अपन पढ़ लेते कॉन्फ़िगरेशन, साइज, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ, मोस्टली अपन पढ़ते हैं एयर के साथ, वाटर के साथ, हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाते हैं जनरली सब्सटेंस, हेलोजन के साथ हेलाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल याद भी हो गया आपको। बट अब जो रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहला उस प्रोडक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा ये क्वेश्चन अपन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन इस तरह से इस फॉर्मेट में अपन इसमें भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आप पढ़ते हो सर्टेन कंपाउंड, तो कंपाउंड का प्रिपरेशन मेथड, कंपाउंड के यूज, जैसा कि आज अपन ने किया भी सही 2-3 कंपाउंड के लिए। ओके, फिलहाल तो जो ग्रुप सेकंड में अपन बात करते हैं, सॉरी ग्रुप सेकंड किसको रिप्रेजेंट करा बच्चा, अल्कलाई अर्थ मेटल्स को। इसमें क्या क्या सब्सटेंस रहेंगे बच्चा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। नेक्स्ट, except the beryllium all these metal are considered as what alkali earth metal। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो बहुत कुछ खास यहाँ पे आपको याद नहीं रखना। जनरल इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चा, NH2, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो बेरिलियम के लिए कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू बच्चा 2s2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे कितना 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और ये कितना हो गया 7s2। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया इनका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो यहाँ पे ही उसकी टर्म में लिख दो, इनर्ट गैसेस की टर्म में। जैसे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, हीलियम, फिर नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। जैसे टॉप टू बॉटम आपने अभी भी देखा कि n की वैल्यू बढ़ रही है, तो n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे, साइज को।
तो n की वैल्यू बढ़ी तो साइज बढ़ी, यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टॉप टू अगर बॉटम आप जा रहे हो तो साइज क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। यस और नो, इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या, नहीं, ठीक है। तो साइज लगातार क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयनिक रेडियस दोनों की दोनों टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, नो इशू। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा किसके, साइज के। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयन बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक तो जनरल अपन इसकी बात करेंगे, फिर इसको साथ ही साथ रिलेट भी कर लेंगे अपन किससे, अल्काइली मेटल से, जैसे कि यहाँ पे भी रिलेट कर ही लेते हैं ना लगे हाथ। तो टॉप टू बॉटम तो इसका साइज तो क्या हो रहा है बच्चा, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, पहली बात। दूसरा, अगर इसको रिलेट करें किससे, जैसे कि लिथियम और बेरिलियम अगर बात करें तो आप पीरियोडिक टेबल में देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर अल्काइली जो अर्थ मेटल्स हैं, अल्काइली हमारे पास जो अर्थ मेटल है उनका जो साइज होगा अल्काइली मेटल से क्या होगा बच्चा, कम होगा। यस और नो, अल्काइली मेटल से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो साइज क्या होता है, कम। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन की भी अपन बात करेंगे, ये वाला डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, कि लिथियम और मैग्नीशियम में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके तो अलग ही बात करेंगे ना अपन कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप डायगोनली जा रहे हो तो क्या, तो हम यहाँ पे बताते हैं लिथियम और मैग्नीशियम का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसीलिए इनकी जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ओके, इसी को आप क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हो। बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगेन देखो, टॉप टू अगर आप बॉटम जा रहे हो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तीनों की बात कर लेते हैं ना। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चा, डिक्रीज होगी, इस तरह से, पहली बात। दूसरा, तो ये तो हमने इसमें ट्रेंड देखा, अब इसको रिलेट कर लेते किससे, अल्काइली मेटल से, अल्काइली मेटल। और वहीं पे जेईई या नीट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कैसे समझते हैं। जनरल अगर फॉर्म में बात करें तो आपसे पूछा जाता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज़्यादा है, लिथियम की ज़्यादा है कि मैग्नीशियम की ज़्यादा है। किसी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस पे बात कर लेते हैं ना, जैसे इसका तो उठा लिया मैग्नीशियम और इसका उठा लिया मैंने कौन सा, सोडियम, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब इन दोनों में रिलेट करवा रहे हैं हमसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बताओ, सोडियम और मैग्नीशियम की ज़्यादा किसकी होगी। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ट्रेंड देखा कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सेकंड पीरियड के हो गए मेंबर, थर्ड पीरियड के सोडियम, मैग्नीशियम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या होता है बच्चा, डिक्रीज। साइज अगर डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा इंक्रीज, यानी कि अपन बता सकते हैं मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा किससे, सोडियम से। या इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, अल्कलाई अर्थ मेटल्स का ज्यादा होगा किससे, अल्कलाई मेटल से। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये पूछेगा अपन से कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज़्यादा है, सोडियम की कि मैग्नीशियम की, किसकी ज़्यादा है, सोडियम की कि मैग्नीशियम की। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 लिखने का एक सिग्निफिकेंस है अपने आप में, समझते हैं उसका क्या मतलब है। हमारे पास 1 अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो बच्चा कि सोडियम है, अगर सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो वहां पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, बोलो हाँ कि ना। कि जो सोडियम में उसका जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्शन है, तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करके आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हटा रहे इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोल रहे हैं, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी मेरे को लिखना पड़ेगा थोड़ा सी देर के लिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चा ये, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो तो कहां से जाएगा, बोलो 3s से, तो 3s से इलेक्ट्रॉन हटा दिया और चले गए अपन सोडियम में, तो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया अभी 2p6 के बराबर, ठीक है। अब अगर सेकंड आप इसमें इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो क्या बनेगा, Na+2, बोलो हाँ कि ना। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बच्चा, 2p शेल से। बस इतनी सी आप बात याद रखो थोड़ी देर के लिए। ले लेते हैं मैग्नीशियम को, जो हमारा Mg है, अगर उसमें फर्स्ट टाइम आप इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो उसमें भी Mg+1 और सेकंड आप इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो उसमें भी क्या बनेगा, Mg+2। फर्स्ट टाइम जब आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, उसको बोले आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2।
इसका भी कॉन्फ़िगरेशन मेरे को लिखना पड़ेगा, इसका सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया नियॉन 3s2, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाया तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका, नियॉन 3s1 और सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो 3s कितना हो गया, 0। तो फर्स्ट को तो अपन चेक कर ही चुके हैं पहले भी। अब बात करते हैं फाइनली हमसे जो क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा किसकी होगी, सोडियम की या मैग्नीशियम की, और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कभी, तो समझते हैं। देखो जब सोडियम में अपन इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं सेकंड वाला, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो गया थर्ड शेल से, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चा सेकंड शेल से। अच्छा ये जो n की वैल्यू होती है ना, यही तो रिप्रेजेंट करती है किसको बच्चा, साइज को। 2p न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, 3s दूर होता है, तो यानी कि इसमें जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास से हटा रहे हो। जैसे 3s यहाँ पे है, 3s लेट सपोज यहाँ पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अब इलेक्ट्रॉन हटाओगे 2p से। अब 2p और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मान लिया है, तो न्यूक्लियस और 2p के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब ज्यादा किससे, इससे कंपेयर कर लेते हैं। देखो मैग्नीशियम में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने हटाया तो वो गया 3s से, कोई दिक्कत नहीं है, तो Mg+1 बना। अब आयनाइजेशन एनर्जी 2 का क्या मतलब कि सेकंड इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन भी बच्चा इसमें कहां पे जा रहा है, थर्ड शेल से ही जा रहा है, यानी यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हुई का नहीं, तो इसमें सेकंड केस में भी n की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि सेम डिस्टेंस से आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो। तो अभी सोच समझ के आंसर करो, यहां पे सेकंड इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो, यहां पे सेकंड इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो, ज्यादा न्यूक्लियस के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप इसको इस तरह शॉर्ट में भी याद रख सकते हो कि कभी भी जब शेल की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हो, तो वहां पे एक सडन जंप होता है आयनाइजेशन एनर्जी में। तो भले ही इसका साइज छोटा हो या कुछ भी हो, बट यहाँ पे बच्चा जब सेकंड आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो वो एनर्जी काफी ज्यादा होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि सोडियम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू है वो क्या होगी, काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें घर पे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिख जाएंगे बुकलेट में, उनको ट्राई कीजिए आप। ओके, तो हमने पढ़ा यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज साइज। बात कर लेते हैं अदर प्रॉपर्टी की, जैसे कि ले लेते हैं डेंसिटी। तो यहाँ पे कोई जनरल इसमें ट्रेंड है नहीं। The density generally decreases from beryllium to calcium, then increases from the calcium to radium. मेल्टिंग अगर पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग, इन तीनों पॉइंट में अब देखो कोई पर्टिकुलर एक रेगुलर ट्रेंड है नहीं, है ना, इंक्रीज या डिक्रीज का। तो एग्जामिनर भी आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं करता, है ना, कि यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ तक तो कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बार बार चेंज आ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट में या बॉइलिंग पॉइंट में, डेंसिटी में। तो इस तरह से एग्जामिनर आपको इस तरह के फैक्ट जनरली नहीं पूछता। फैक्ट पूछेगा अपन आपसे तो ये वाले पूछ सकता है इस तरह से ना, कि यहाँ पे बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू ज्यादा कि 2 की ज्यादा। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर उसने मान लो वैल्यू दे दी, तो ठीक है, यहाँ पे अपने को वैल्यू भी देके पूछ सकता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू लेट सपोज 200, इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू 500, यहाँ पे 200, तो हमको किसको करेक्ट करके आएंगे, यस करेक्ट है, सोडियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एज सच पता भी नहीं है, तो अपन ऑप्शन देख के करके आ जाएंगे उसको, ठीक है। तो फैक्ट भी आपसे इस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि रेलेवेंट होते हैं, जिसको आप कमेंट कर सके, जिसको आप एक कॉन्सेप्ट बना सको उस पर, ठीक है। जैसे कि ये कभी जनरली नहीं पूछा आज तक कि बताओ मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है। जनरली ट्रेंड पूछते हैं, और यहाँ पे तो ट्रेंड में भी कई सारे एक्सेप्शन है, तो उस पर भी अपने को ज्यादा ध्यान देना नहीं है, बट फिर भी देख लो जनरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी ओवरऑल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डेंसिटी भी ओवरऑल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी देखो हम अल्काइली मेटल में भी देखा था कि हमारे पास जो कटाइन का साइज है जितना ज्यादा, वैसे वैसे हाइड्रोजनेशन एनर्जी का क्या हो जाएगी, कम। हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या बोला था अपन ने, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटाइन। कि कटाइन का साइज जितना ज्यादा
उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब छोटा कटाइन तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। देखो टॉप टू जब बॉटम जा रहे हो आप, तो बेरिलियम +2 का कटाइन, Mg का कटाइन, कैल्शियम का कटाइन, तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जा रहे हो तो कटाइन का साइज क्या हो रहा है बच्चा, बढ़ते जा रहा है। कटाइन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। कटाइन का अगर साइज बढ़ेगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। देखो सोच लें एक बार, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा सबसे छोटे कटाइन की, यानी कि अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या कम, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाय मिस्टेक, लेट मी करेक्ट दिस वन। यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कटाइन। तो साइज ऑफ कटाइन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बच्चा क्या होगी, कम। तो सबसे छोटा कटाइन कौन सा, बेरिलियम का, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पे माइनस, अच्छा यहाँ पे बच्चा अब माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस तो सिर्फ अपने आप में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको ऐसा जो मैथमेटिक्स में आप जो साइन यूज करते हो वो वाला यहाँ पे मीनिंग नहीं है। तो इस माइनस को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो यहाँ पे कितना है, 2400 के आसपास, यहाँ पे 1900 के आसपास, 1500, 1400, 1300। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार कम। ठीक है बच्चे, कोई एक्सेप्शन है क्या यहाँ पे, नहीं। अच्छा लिथियम वाले केस में अपन ने देखा था कि लिथियम में तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा थी और इसीलिए उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो सबसे ज्यादा हो गया था अल्काइली मेटल में, है ना। फिलहाल तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो जो मैग्नीशियम है और जो कैल्शियम है एग्जिस्ट एज, अच्छा अगेन हाइड्रेशन छोटा जो हमारे पास कटाइन है तो उसका हाइड्रेशन भी बच्चा क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो देखो जो मैग्नीशियम है और जो कैल्शियम है उनकी क्या होती है बच्चे, हाइड्रेटेड फॉर्म अवेलेबल होती है, while NaCl and KCl do not form such a hydrate। अच्छा अभी अपन ने पॉइंट भी देखा था लास्ट उसमें कि जब आप NaCl को सेपरेट कर रहे हो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaCl, तो उसमें अपन ने देखा था कि जो हमारे पास जो सोल्ट अपन यूज करते हैं तो वो अपनी NaCl तो अपनी हाइड्रेट फॉर्म में नहीं होगा, Na तो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा, बट कैल्शियम या मैग्नीशियम अपने हाइड्रेट फॉर्म में जा सकते हैं। 6H2O और 6H2 लिखा है, यानी कि क्या है, ये जो हमारे पास हैलाइड है वो उसकी कौन सी फॉर्म में बचा, हाइड्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, और इसी की वजह से उसका जो नेचर था वो कैसा था, हाइग्रोस्कोपिक। उसका नेचर कैसा था बच्चा, हाइग्रोस्कोपिक। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्काइली मेटल आर स्मॉल बट आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग अल्काइली अर्थ मेटल। देखो यहाँ पे जितने भी अपन ने पॉइंट पढ़े ना बच्चे, ये सब रिलेट कर सकते हैं आप अल्काइली मेटल से भी। जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी में भी अगर बात करें, अगर हम बात करें तो अल्काइली मेटल्स और अल्कलाई अर्थ मेटल्स, तो बोलो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसकी, तो आप बोलोगे सर साइज अगर छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी सर बढ़ेगी, तो साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में कि अल्काइली अर्थ मेटल का हाइड्रेशन एनर्जी अल्काइली मेटल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, तो जो ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम क्या होती है बच्चा, डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो साइज बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो साइज हमारे पास कटाइन का बढ़ा तो वो, सॉरी एटम का साइज बढ़ा तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या रखेगा, कम रखेगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा, इसको मैं शायद पहले भी कभी बताया था अल्काइली मेटल में भी, यहाँ पे दोबारा सुन लो। देखो जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती है, तो नॉन मेटल्स बच्चा पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो यहाँ पे तो हो गया नॉन मेटल्स और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे मेटल्स, अल्काइली मेटल, अल्काई अर्थ मेटल। तो मेटल की तो क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। अपन ने यहाँ पे वैसे डिस्कस कर लिया बट उसका कोई एज सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि मेटल्स की तो क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में बोले हैं तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्ट तो कौन करता है, नॉन मेटल, और मेटल तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को ही हम बोल सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है।
अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, यानी कि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, कम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम। तो अभी देखो टॉप टू आप बॉटम जा रहे हो, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लगातार क्या हो रही है बच्चा, कम। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लगातार कम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम का यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा बच्चा, सबसे कम, और रेडियम का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। समझ में आया। तो जो मेटल्स होती है जनरली अपन बात करते हैं इनके लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और जो नॉन मेटल्स होती है उनके लिए जनरली अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे समझ भी गए ना, मेटेलिक प्रॉपर्टी बोल दो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोल दो, तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। So metallic character increase down the group, increase of the atomic size. जनरलाइज अगर बात करें अपन की तो जो these are metals are silverly white metal, soft in nature but harder than the alkali metal due to strong metallic bond. यहाँ पे metallic bond क्या होगा, ज़्यादा strong होता है as compared to alkali metal, ठीक है, और इस यही रीजन है कि उनसे क्या होगी, थोड़ी सी हार्ड होगी। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन साइज ऑफ द एटम, ओके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा और साइज कम, दोनों ही केस में क्या कर रहा है, मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, वहाँ पे बढ़ रही है। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी। सो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा कंडक्टर, ठीक है। सो दीज आर द इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आयंस बोल दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी का ये डायरेक्शन हो गया। तो हमारे पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबिलिटी रहेगा उतना अच्छा कंडक्टर, ठीक है। सो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। In aqueous solution due to solvation the size of alkali metals decreases और ionic mobility increases। ये शायद मैं यहाँ पे तो नहीं, लिथियम वाले केस में अपन बहुत डिटेल में पढ़े थे, ठीक है, कि लिथियम का जो साइज काफ़ी छोटा, देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं एक बार कि हमारे पास कटाइन का साइज, कटाइन का साइज अगर छोटा तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज की जो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो वहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा। हाइड्रेशन का मतलब कि कितना वो इंटरेक्ट कर रहा है H2 मॉलिक्यूल से, तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन उतनी कम मोबिलिटी हो जाएगी बच्चा। हाइड्रेशन ज़्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, बट मोबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा, कम। तो हम बोलेंगे मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो हाइड्रेशन बढ़ेगा तो मोबिलिटी कम। और ये अपन ने देखा भी था वहां पे अल्काइली मेटल में कि लिथियम का साइज छोटा होता है तो कई सारे H2 मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, वहां पे हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा। अब अट्रैक्ट कर रहा है तो हमारे पास एक इस तरह का वो स्पीसीज भी अपन ने देखी थी, Li+ हो गया, कई सारे H2 मॉलिक्यूल्स को इसने अट्रैक्ट कर लिया है इस तरह से। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन, H2 का कौन सा पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट, याद आ रहा है किसी को कि H2 में दो पार्ट हो गए ना, प्लस माइनस वाले पार्ट। ऑक्सीजन पे तो डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे कौन सा, डेल पॉजिटिव चार्ज। तो H2 मॉलिक्यूल को मान लिया अपन ने इस तरह से, प्लस पोल और माइनस पोल। तो जो लिथियम है कई सारे H2 मॉलिक्यूल को इस तरह से नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रेशन ज्यादा, मोबिलिटी कम, इजीली मूव कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देख लो फाइनली कि इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन द साइज ऑफ अल्कलाइन मेटल आयंस डिक्रीजेस, द आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। तो आयनिक मोबिलिटी किसके रिलेट कर सकते हो उसको आप, हाइड्रेशन से, ओके। हेंस द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, अभी फाइनली देखते हैं टॉप टू आप बॉटम जा रहे हो। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, दो की बात कर लेते हैं ना, या तीन की बात कर लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो बच्चा, साइज ऑफ कटाइन क्या हो रहा था, लगातार इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ कटाइन इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, हाइड्रेशन डिक्रीज, या मोबिलिटी से बोलेंगे तो मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साथ ही साथ अगर मोबिलिटी इंक्रीज है तो उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी, ओके। तो यहाँ पे देख भी सकते हो बेरिलियम का कंडक्टिविटी सबसे कम और बेरियम का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका हाइड्रेशन क्या हो रहा है, सबसे कम, हाइड्रेशन कम, ओके।
बात कर लेते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सा, फ्लेम टेस्ट। तो बेरिलियम, और अब यहाँ पे भी देखो अल्काइली जब मेटल में भी पूछा था तो अपन को 3 क्वेश्चन वहाँ पे याद रखने थे। पहला, फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लेम टेस्ट में एक्चुअली वो हमें फ्लेम का डिफरेंट कलर क्यों दिख रहा है, तो वहाँ पे याद आ रहा है आपको, हमने बोला था कि जैसे ही फ्लेम में आपने सब्सटेंस को रखा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोअर एनर्जी शेल टू हाई एनर्जी शेल में जाते हैं और वापस हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल में आ रहा है तो इस एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। और कोई भी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर क्या होता है, वेवलेंथ। तो उस वेवलेंथ की वजह से हमें वो कलर विजिबल होगा अगर वो विजिबल रेंज में है तो, विबग्योर वाली रेंज। तो अगेन तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया था वहां पे, ये आपको याद रखना था कि फ्लेम में डिफरेंट कलर क्यों विजिबल है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला गया था कि कलर ही याद रखने हैं, जैसे कि सोडियम में वहां पे जो फ्लेम टेस्ट में कौन सा कलर मिल रहा था मेरे को, येलो। यहाँ पे याद रखना है क्या, कैल्शियम में ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम में क्रिम्सन रेड और बेरियम में क्या, एप्पल ग्रीन। दूसरा इसका रीजन, दूसरा कलर अपने को याद रखना है। तीसरा जो अल्काइली मेटल है, यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम बच्चे कोई कलर नहीं दे रहा फ्लेम टेस्ट में, तो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अलग से मिलता है अपने को। तो इसका रीजन याद रखना है क्या, कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा है बच्चे, छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके, वो न्यूक्लियस से काफी अच्छे से अट्रैक्टेड है। छोटा साइज तो इलेक्ट्रॉन पे क्या अट्रैक्शन ज्यादा, छोटा साइज तो इलेक्ट्रॉन पे क्या अट्रैक्शन ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से फ्री नहीं होगा फ्लेम टेस्ट में, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं हुआ तो हाई एनर्जी शेल या लो एनर्जी शेल ये ट्रांसफर हो पाएगा क्या, नहीं। और यही एक रीजन हो जाएगा क्या, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम हमें फ्लेम टेस्ट में कोई कलर शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी इसकी क्या, एटॉमिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, देन वी विल डिस्कस दी सर्टेन कंपाउंड ऑफ द अल्काइली मेटल्स। ये सेम सीक्वेंस रहेगा जो कि अपन अल्कलाई मेटल में पढ़े हैं, वही सेम सीक्वेंस रहेगा अल्कलाई अर्थ मेटल्स में भी। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। जो भी हमने अल्काइल मेटल में पढ़ा है उसको एक बार कंप्लीट आप रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अभी सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।